वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि आप ई श्रम कार्ड के बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। आपके जितने सारे प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को आज मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स क्या क्या प्रश्न आपके मन पे उठते हैं, जैसे ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, कहां से बनवा सकते हैं, बनवाने में कितना फीस लगेगा, खुद से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इससे क्या फायदे होंगे, तो ये सारी जानकारी लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हम ओपन किए हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछे जाने वाले कुल प्रश्न इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न आ जाता है असंगठित कामगार कौन होते हैं। तो कोई भी जो कामगार जो गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार है और ESIC या EPFO का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित क्षेत्र ऐसे प्रतिष्ठान या इकाइयां शामिल है जो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती है या बिक्री करती, किंतु उसमें से कम 10 कामगारों को नियोजित करती है। ये इकाइयां ESIC और EPFO के अंतर्गत कवर नहीं करती, ये होती है असंगठित क्षेत्र। UAN क्या है? एक सार्वत्रिक खाता संख्या है, यह 12 अंकों की संख्या है जिसे ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित कामगार को विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा। UAN नंबर एक स्थायी नंबर होगा, अर्थात एक बार प्रदान किए जाने वाला यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। तो ये जो नंबर है आधार कार्ड के तरह UAN नंबर भी अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें कोई आय का मानदंड, तो आय के लिए कोई मानदंड नहीं है, सिर्फ वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके बाद ई श्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई पात्रता मानदंड, तो पात्रता में यह है कि उनका उम्र 16 से 59 वर्ष के आयु वर्ग का होना चाहिए जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत के लिए पात्र होते हैं। और जो कामगार को इस श्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको आधार संख्या चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर से जो अपडेट हो वो चाहिए, बैंक खाता की टिप्पणी मतलब बैंक खाता का पूरे डिटेल चाहिए। यदि किसी प्रकार के आधार संबंध मोबाइल नंबर नहीं है तो वो आपके निकटतम CSC पर जाकर अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकती हैं। अगर आपके पास अगर आधार नंबर से रिलेटेड मोबाइल नंबर है तो आप खुद से कर सकते हैं। इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है फ्रेंड्स, वो आप आई बटन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक असंगठित कामगार को क्या लाभ होगा जब वह ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है फ्रेंड्स। तो केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों का आधार से संबंध एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा और पंजीकरण के बाद उन्हें PBSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, पता होना चाहिए 2 लाख का दुर्घटना कवर मिलेगा। और भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, इसी पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा जो आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में जो पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए आप जितना जल्दी हो पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, तो वह निकटतम CSC पे भी जाकर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को कराना है फ्रेंड्स तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दिया हूं, वहां से आप फ्रेंड्स मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए कि मेरा बनाना है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर दूंगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्या कामगार को ई श्रम में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देना होता है। तो फ्रेंड्स ई श्रम पोर्टल पर अगर पंजीकरण निःशुल्क है, अगर आप अपने CSC पे जाते हैं तो CSC ऑपरेटर सहित किसी संस्था को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आवश्यकता नहीं है, आप वहां जा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्या पंजीकरण के बाद कामगारों के बैंक से कोई कटौती होगा। तो बिल्कुल नहीं, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभों या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अन्य लाभों को सीधे कामगार के खाते में बाधा रहित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर आपको इसमें पैसा मिलने वाला है, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि जो 31 दिसंबर तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके खाते में 500 रुपया पर मंथ दिए जाएंगे।
जो असंगठित कामगार है। तो इसी तरीके से जो अन्य लाभ केंद्र हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो डायरेक्ट आपके खाते पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए आपका खाता का विवरण लिया जा रहा है। इसके बाद जो है ई श्रम कार्ड की कोई वैधता, तो ई श्रम कार्ड एक स्थायी कार्ड होगा जो आपके जीवन भर के लिए मान्य है। उसके बाद जो क्या कामगार को यूएएन कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है, इसके लिए कोई नवीनीकरण नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपके पास साल भर में एक बार इसको अपडेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। और नेक्स्ट है ई श्रम में कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट करने का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, वो कैसे अपडेट किया जा सकता है वो आपको बता दूंगा। वहां अपडेट का भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो मैं बताऊंगा कि अपडेट्स कैसे किया जाना है उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। इस श्रम में कामगार कौन कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं, तो एक बार पंजीकृत होने पर कामगार ई श्रम पोर्टल पर जाकर निकटतम सीएससी के माध्यम से अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते हैं। एनसीओ क्या है, एक कार्य की प्रकृति और कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल स्तर के आधार पर तैयार किया गया व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा पूरे देश में एक समान है। व्यवसाय तथा कौशल स्तरों की तुलना, वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्ध करने के लिए सहायक होती है। और व्यवसाय की पहचान कैसे की जा सकती है, तो पंजीकरण के समय कामगारों को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आपको जो व्यवसाय आप जो पसंद करते हैं, जैसे आप टेलर हैं, बार्बर हैं, दुकानदार हैं, तो कुछ भी है आपको वहां सर्च करेंगे तो आपका एक कोड मिल जाएगा। उसका भी एक लगभग 400 प्रकार के कार्य हैं जो आप अपने जो काम करते हैं उसके अनुसार आप उसको चुन सकते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कौन सा 400 कार्य है। नेक्स्ट है व्यवसाय कौशल से कैसे भिन्न है, तो कौशल किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए सीखा जाने वाला प्राकृतिक क्षमता वाला कार्य है, जबकि व्यवसाय किसी व्यक्ति विशेष का सामान्य या प्रमुख कार्य होता है। तो ये दो होते हैं फ्रेंड्स, व्यवसाय और कौशल में यह अंतर होता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स पीएम सुरक्षा बीमा, तो यह आधार के साथ जुड़ा एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा एकीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभों की सुपुर्दगी के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थल पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता की सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद पीएम सुरक्षा योजना, इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स PMSBY ई श्रम से कैसे जुड़ा है। तो ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत कामगारों को PASBY के तहत नामांकित किया जाएगा और पहले वर्ष की पहली किस्त का वहन श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, PMSBY ई श्रम से कैसे जुड़ा है। तो उसमें जो पहले वर्ष की जो पहली किस्त होगा वह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तो आपके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्या कोई हेल्प डेस्क है जिसमें अपने प्रश्नों का समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूं। तो हेल्प डेस्क जो नंबर है वह 14434 अर्थात 14434 है। और फ्रेंड्स इसमें यदि असंगठित कामगार इस श्रम में पंजीकरण के पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो इसके लिए उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे जैसे उस पर लागू होगा। कामगार की मृत्यु होने पर किस प्रक्रिया का पालन होगा। तो नामांकित व्यक्ति के परिवार सदस्य संबंधित दस्तावेजों के साथ ई श्रम पोर्टल या सीएससी पर दावा दायर करना चाहिए। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। तो जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण पत्र देना होगा, तो इसके लिए नहीं देना है। और शिकायत के लिए आप www.gms.ishram.gov.in पे जा सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यताएं जो होती है तो इसके लिए कोई शैक्षणिक अपेक्षित मतलब शैक्षणिक योग्यताएं नहीं है, जिसको ये जरूरी ही है करके। और नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज किए जाते हैं, तो यहाँ कोई भी दस्तावेज आपका जमा नहीं किया जाता है।
परंतु जैसा कि आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य है, उन्हें बैंक खाते के ब्यौरे के साथ अपना आधार कार्ड संख्या साथ में रखना पड़ेगा। और 60 वर्ष की आयु करने के बाद कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है? तो 60 वर्ष की प्राप्त करने वाले कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। इस श्रम योजना के तहत उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको काफी सहायता किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।